Hi guys, hello everyone and welcome back to our channel Technical Civil। डिजाइन ऑफ आरसीसी फाउंडेशंस की वीडियो सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमने अब तक इस वीडियो सीरीज के कुल 7 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं और फिलहाल आप इस वीडियो सीरीज का 8th सेशन देख रहे हो। हमने प्रीवियस सेशन में आइसोलेटेड फुटिंग के अंदर एक्चुअली लोडेड पैड फुटिंग के बारे में चर्चा की थी और उसका हमने बेसिक ओवरव्यू और उसकी डिज़ाइन प्रोसीजर ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से डिस्कस किए थे। तो मैं आप सभी से विनती करूंगा कि जिन लोगों ने प्रीवियस सेशन को या इस सीरीज के पिछले सभी वीडियोस को अब तक नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको आने वाली चीज़ें क्लियरली समझ में आ सके कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। बिकॉज बहुत सारी इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें होती है जो आपको आगे बढ़ने से पहले पता होना ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इसकी लिंक जो है नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है या फिर ऊपर आई बटन है, आप वहां से भी इन सभी वीडियोस को देख सकते हो। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आज हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं। तो देखिए, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर तो इसके स्टेप्स देख लिए थे और इसके बारे में कुछ ज़रूरी जो बेसिक पॉइंट होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए थे कि भाई जो आइसोलेटेड एक्चुअली लोडेड पैड फुटिंग जो होती है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है और इसके अंदर जो डिज़ाइन प्रोसीजर्स होती है, जो स्टेप्स होते हैं जिनसे होकर हमें गुजरना होता है वाइल डिजाइनिंग दिस काइंड ऑफ फुटिंग, तो ये हमारे सारे स्टेप्स हैं जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सभी स्टेप्स को हमने ब्रीफली प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर लिया है कि कौन से स्टेप में आपको क्या करना होता है। मैंने आपको ये थियोरिटिकली और शॉर्ट में समझा दिया था आसान भाषा में। अब हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक एक्चुअली लोडेड पैड फुटिंग को इस सेशन में डिजाइन करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे इस सेशन के अंदर डिजाइनिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो मैं आप सभी से ये चाहूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बाजू में बेल आइकन का बटन दिखेगा आपको, उसे भी क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिससे आप हमारे काफ़ी सारे बाकी कंटेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हो। तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमारी एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल करें। उसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हम इस सेशन में कौन से एग्जाम्पल को किस तरह से डिजाइन करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो है आइसोलेटेड फुटिंग के अंदर एक्चुअली लोडेड पैड फुटिंग को डिजाइन करने जा रहे हैं। अब देखो, डिजाइन करेंगे हम फुटिंग को तो सबसे पहले हमारे पास फुटिंग डिजाइन के लिए जो रिक्वायर्ड डेटा होता है, जिसके बेसिस पर और जिसके लिए हम इस फुटिंग को डिजाइन करते हैं, वो होना जरूरी होता है। तो हम उसके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर कुछ डेटा यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारे पास डेटा। तो जो भी हमारे पास कॉलम या जिस कॉलम के लिए हम फुटिंग को प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले उस कॉलम की तरफ से जो लोड आ रहा है और जो उस कॉलम का डायमेंशन है वो हमें लेने होते हैं। तो हम डायमेंशन मान लेते हैं कॉलम के कि भाई हमारे पास एक आरसीसी कॉलम है 350 mm बाय 350 mm का, मतलब 350 mm बाय 350 mm का एक हमारे पास स्क्वायर आरसीसी कॉलम है। ठीक है, उसके बाद ये जो कॉलम है इसके द्वारा जो लोड ट्रांसफर किया जाएगा फुटिंग के ऊपर वो हमारा होगा, हम मान लेते हैं इसको लोड ऑन कॉलम विच इज इक्वल टू वी कैन अज्यूम इट एज 800 किलो न्यूटन। ये हम अभी फिलहाल हमारे एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से अजम्पशन ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं ऐसे ही। लेकिन जब आप इस तरह की फुटिंग को डिज़ाइन करते हो तो क्योंकि आप ऊपर से ही सब कुछ चीज़ें डिज़ाइन करते आते हो तो आपको जो है लोड यहाँ पर पता होता है कि भाई पर्टिकुलर कॉलम पे ऊपर जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसकी तरफ से कितना लोड आने वाला है, तो उसी लोड को कंसिडर करते हुए आपको डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे इस कॉलम के ऊपर जो स्ट्रक्चरल ऊपर से जो पूरा लोड आ रहा है वो 800 किलो न्यूटन का है और ये फैक्टर्ड लोड नहीं है। ये फैक्टर्ड लोड नहीं है, हम इसको जो है मान लेते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक लोड है। ठीक है, हमें इसको आखिर में जब हम आगे कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे तो हमें फैक्टर करना होता है इसको। ठीक है, तो फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ओके, तो ये फैक्टर लोड नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक लोड है। तो 800 किलो न्यूटन का कैरेक्टरिस्टिक लोड है। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है कि भाई ये जो जिस सॉइल में ये फुटिंग हम बना रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सॉइल की जो अलाउेबल बेरिंग प्रेशर कैपेसिटी क्या है। तो हम वो कह सकते हैं कि भाई ABP ऑफ सॉइल हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, वो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की है। ठीक है, 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जो हमारे पास वो है ABP है इसकी। और इसके अलावा हमें जो ज़रूरी चीज़ है कि भाई जो यहाँ पर हम ग्रेड यूज़ करेंगे कंक्रीट का। ठीक है, हम उसको ले लेते हैं कंक्रीट ग्रेड। कंक्रीट ग्रेड हम यूज़ करेंगे यहाँ पर M20 का
और जो स्टील ग्रेड हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, स्टील ग्रेड हम यूज करेंगे यहाँ पर FE 415 जो कि होगी HYSD बार्स, ठीक है। तो ये सारा डेटा आपके सामने है। इसके अलावा हमें और कोई इस तरह की फुटिंग को डिजाइन करने के लिए खास दूसरे किसी डेटा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप भी जब डिजाइन करो तो आपके पास मिनिमल इतना डेटा तो होना ही चाहिए, तभी जाके आप इस फुटिंग को अच्छी तरह से कंप्लीटली डिजाइन कर पाओगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये डेटा आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको ये सारी चीजें दे रखी है। सवाल इसमें ये होता है कि आपको एक जो है क्या करना है यहाँ पर, आइसोलेटेड हम कह सकते हैं, आइसोलेटेड एक्चुअली लोडेड स्क्वायर पैड फुटिंग आपको डिजाइन करनी है। अब देखिए स्क्वायर पैड फुटिंग मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि हमारे पास जो कॉलम है वो आप देख पा रहे होंगे विच इज 350 बाई 350, मतलब ये स्क्वायर कॉलम है, ठीक है। ये क्या है आपके पास, आपका स्क्वायर कॉलम है। तो हमेशा हम इन प्रैक्टिस जनरली क्या करते हैं कि जो स्क्वायर कॉलम होते हैं उनके लिए आइसोलेटेड फुटिंग स्क्वायर ही देते हैं, बिकॉज इट इज मोर कन्वीनियंट, मोर एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल एज वेल, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसको स्क्वायर देते हैं। हालांकि जो रेक्टेंगुलर कॉलम होते हैं उनके लिए भी काफ़ी जगह पर काफ़ी इंजीनियर्स स्क्वायर देते हैं, हालांकि वहां पर आप रेक्टेंगुलर फुटिंग भी दे सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन द क्राइटेरिया एंड द कंडीशंस और जो भी आपके बाकी कंसिडरेशंस होते हैं। लेकिन इकोनॉमिकल होती है ये चीज़ें कि भाई स्क्वायर कॉलम है तो आप स्क्वायर फुटिंग दे दो, तो वहां पर वो इकोनॉमिकल भी हो जाता है, इजी भी हो जाता है उसको कंस्ट्रक्ट करना और कन्वीनियंट भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर पैड फुटिंग को डिजाइन करेंगे, ओके। वैसे इन दोनों में कोई खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, हम एक एक करके सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे तो आपको इसमें भी डिफरेंस पता चल जाएगा, ओके। तो ये था आपके पास सवाल और इस तरह से आपको पूछा गया है डेटा के अकॉर्डिंगली। चलिए तो अब हम इसकी डिजाइन को शुरू करते हैं, ठीक है, कि भाई क्या करेंगे हम लोग इसकी डिजाइन के अंदर। तो देखिए इस तरह की फुटिंग को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था पहला स्टेप हमारा इसके अंदर होता है एंड दैट इज साइज ऑफ फुटिंग। हमें इसमें साइज ऑफ फुटिंग को पहले तय करना होता है और वो किस बेसिस पे तय होता है। तो ये जो भी आपके पास डेटा था, जो कॉलम लोड है, ठीक है, और जो एबीपी है, तो उन सभी चीजों के बेसिस पर हम साइज ऑफ फुटिंग को जो है वो तय करते हैं। उसके बाद हम उसमें से डायमेंशंस निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम पहले साइज ऑफ फुटिंग जब निकालते हैं तो साइज ऑफ फुटिंग निकालने के लिए हमें जरूरत होती है एरिया रिक्वायर्ड की। जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया होता है या इसकी ज़रूरत होती है वो हमें निकालना होता है। और रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला या किस तरह से निकाला जाता है ये, तो ये होता है टोटल लोड डिवाइड बाय एबीपी। ये होता है एरिया रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर फुटिंग। टोटल लोड मतलब क्या है, इसके अंदर जो है आपका एक तो आ जाएगा कॉलम लोड जो कॉलम की तरफ से आ रहा है और फुटिंग का सेल्फ वेट, तो हम ये टोटल लोड इसको कह सकते हैं। हम इसको ऐसा कह सकते हैं भाई टोटल लोड ट्रांसफरिंग बाय फुटिंग टू द सॉइल, ठीक है। तो ये होगा टोटल लोड। अब हमें इसके लिए टोटल लोड निकालना होगा। हमारे पास एबीपी तो ऑलरेडी है 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, लेकिन टोटल लोड हमें निकालना होगा। तो टोटल लोड हम कैसे निकालते हैं, चलिए आते हैं। टोटल लोड का मतलब होता है कि लोड ऑन कॉलम, लोड ऑन कॉलम जो हमें पता था हमारे पास कितना है 800 किलोन्यूटन का है। एंड दूसरा होता है यहाँ पर सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग, ओके। सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग यहाँ पर क्या होगा, तो मैं आपको पहले भी बताया था ये सब चीजें कि भाई जब भी आप सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग कंसिडर करें तो हम इसको 8 to 10% कंसिडर कर सकते हैं, 8 से 10%, ठीक है। तो हम यहाँ पर 10% कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको 80 ले लेते हैं। उसका मतलब ये 880 किलो न्यूटन का आपके पास टोटल कैरेक्टरिस्टिक लोड ट्रांसफर हो रहा है फुटिंग के द्वारा सॉइल के ऊपर, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 880 डिवाइड बाय 200, ठीक है। यही हमारे पास इसका ये हो जाएगा। अब हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आएगा 4.4 मीटर स्क्वायर। क्या आएगा इसका आंसर, 4.4 मीटर स्क्वायर। ये एरिया रिक्वायर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ अबोव लोड्स। अब ये एरिया जो आपके पास रिक्वायर्ड है, तो इस एरिया के बेसिस पर आपको आपकी फुटिंग के पहले प्लान डायमेंशंस तय करने होंगे। प्लान डायमेंशंस के मतलब क्या है कि आपके पास एक ये स्क्वायर फुटिंग है, ठीक है। तो इस स्क्वायर फुटिंग के अंदर ये चारों चार साइड होती है इसकी, इन साइड्स की आपको जो है डायमेंशंस तय करने होते हैं। अब ये डायमेंशन कैसे तय करोगे, तो बड़ी सिंपल चीज है भाई। अगर मान लीजिए रेक्टेंगुलर फुटिंग होती तो उसको तय करने का क्राइटेरिया जो होता है वो अलग होता है। मैंने आपको इस सीरीज की शुरुआत में बताया था
कि रेक्टेंगुलर फुटिंग के डायमेंशंस को कैसे निकालते हैं, बहुत आसान होता है। और स्क्वायर फुटिंग के कैसे निकालते हैं, तो स्क्वायर फुटिंग में कुछ नहीं करना है आपको, इसको क्या करना है, इसका अंडर रूट कर देना है। क्या करना है, इसका अंडर रूट, बिकॉज इट इज स्क्वायर है, ये आपकी स्क्वायर फुटिंग है, चारों साइड एक जैसी होगी, तो यहाँ पर इसको अंडर रूट कर दीजिए। तो आपको इसका आंसर मिलेगा यहाँ पर 2.04 मीटर। ठीक है, ये आपको इसका आंसर मिलेगा। अब ये 2.04 मीटर एक दिशा, एक साइड है इसकी 2.04 की। तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए आप जो है यहाँ पर इसकी जो फिगर है इसको राउंड अप कर सकते हो, मतलब आप जो है इसको 2.1 कर सकते हो, 2.1 मीटर कर सकते हो आप, लेकिन 2 नहीं कीजिएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि ऐसी जगह पर ध्यान रखिए, कम चीजें कंसिडर ना करें, आप थोड़ा सा आगे बढ़ के ही चीजों को कंसिडर किया करें। तो हम 2.04 की जगह 2.1 कर लेते हैं, ताकि हमें आगे कैलकुलेशन में भी आसानी रहे और कोई दिक्कत ना हो। तो 2.1 मीटर ऑन द ईच साइड, मतलब ये चारों साइड इसकी 2.1 मीटर है। तो देखिए एरिया रिक्वायर्ड तो इसका था 4.4 मीटर, मतलब उसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन तो 2.04 थी, लेकिन आपने 2.1 कंसिडर उसको दिया है। इसका मतलब एरिया प्रोवाइडेड कुछ हद तक ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा निकल के आएगा। ठीक है, तो कितना होगा, तो हम इसको अब कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। ठीक है, हम कर सकते हैं यहाँ पर कि भाई एरिया प्रोवाइडेड, ये जरूरी होता है। ठीक है, ये कोई ऑप्शनल स्टेप नहीं है। तो एरिया प्रोवाइडेड हम कह सकते हैं कि भाई 2.1 इंटू 2.1 है ना, यही हम कहेंगे इसको। तो इसका आंसर निकल कर आएगा 4.41 मीटर स्क्वायर। देखिए ये 4.4 था और ये 4.41 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये आंकड़े बहुत छोटे हैं, लेकिन ऑन साइड जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये मायने रखते हैं। ठीक है, तो 4.41 मीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर एरिया प्रोवाइडेड हो गया इस पर्टिकुलर लोड के हिसाब से। अब हमने जो है इसके डायमेंशन तो निकाल लिए हैं, अब हमें क्या करना है, इसकी जो थिकनेस होती है फुटिंग की थिकनेस हमें निकालनी बाकी है। अभी अभी मान लीजिए कि ये इस तरह से जो है आपकी फुटिंग है, तो ये थिकनेस तो अभी निकालनी बाकी है कि ये कितनी होगी, हम इसको डेप्थ ऑफ फुटिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ फुटिंग निकालनी बाकी है, उसको निकालना जरूरी है, और वो निकालेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकाली जाए, डेप्थ ऑफ फुटिंग हम कैसे निकालते हैं। देखिए डेप्थ ऑफ फुटिंग जब निकालते हैं हम लोग, तो इसके अंदर हमें कुछ थोड़ी बहुत कुश्ती लड़नी होती है, आईएस कोड का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, अगर इसकी बात करूं मैं, तो आपको आईएस हम कह सकते हैं हमारा जो SP16 है ना, उसमें जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको SP16 ओपन करके बताता हूं। यहाँ पर ये आपके सामने SP16 है, इसके अंदर आप पेज नंबर 10 पे जाइए। हम पेज नंबर 10 पे जाते हैं, और ये देखिए यहाँ पर जो है पेज नंबर 10 के ऊपर टेबल नंबर सी, आपको टेबल सी दे रखा है। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो टेबल सी आपको यहाँ पर दे रखा है, ये क्या है, लिमिटिंग मोमेंट। क्या दे रखा है आपको उन्होंने यहाँ पर, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए, आपको इस कोफिशिएंट को या इस कोफिशिएंट के हिसाब से आपको जो है mu/bt², हम ये मोमेंट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें हैं, एक पीटी है और एक मोमेंट, तो हमें मोमेंट के लिए करना है। ठीक है, बिकॉज हम जो है यहाँ पर डी, ये जो इसमें दिखाई दे रहा है d², ये हमें निकालना है। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ये हम निकालेंगे। तो ये देखिए इसमें तो नहीं है ये, ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ पर चौकड़ी मार रहे हैं, यहाँ पर इसको हम नहीं करेंगे। हम जो है mu लिमिट बाय FC के BD² की जो वैल्यू है इसको कंसिडर करेंगे। और ये किस चीज पे डिपेंड करती है, तो ये हमें डिपेंड करती है आपके स्टील ग्रेड के ऊपर, जो हमारे पास 415 है। तो 415 के लिए ये होता है mu/FC के BD² 0.138। मतलब हम इसको अगर यहाँ पर लिखे कि भाई mu/FC के, विच इज कैरेक्टरिस्टिक strength of the concrete after 28 days, BD² is equal to 0.138। ये एक रिलेशन आपको आईएस कोड से मिलता है, SP16 से मिलता है, टेबल सी से। ठीक है, अब इस रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए हम हमारे डेप्थ ऑफ फुटिंग को निकालेंगे। मतलब ये जो टारगेट हमारा है d², डी है यहाँ पर, इसको हमें निकालना है, इसको हमें अल्टीमेटली सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे, तो देखो सिंपल सी चीज है, बड़ी आसान चीज है। हम कह सकते हैं कि d² इज इक्वल टू mu/0.138 FC के b। इसको अगर हम थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर करें, तो आपका यही अल्टीमेटली एक जो है रिलेशन बनेगा। यहाँ पर d² इज इक्वल टू mu
0.138 एफ सी की बी डी स्क्वायर, और अगर हम इस डी स्क्वायर को हटा दें यहाँ से तो ये अंडर रूट हो जाएगा पूरा, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एम यू बाय 0.138 एफ सी की बी डी स्क्वायर, ठीक, सॉरी डी स्क्वायर तो उधर हो गया, तो 0.138 एफ सी के बी। अब देखिए ये रिलेशन तो आपने यहाँ पर एस्टैब्लिश कर लिया है, बट इस रिलेशन में अभी कुछ चीजें ऐसी है जो आपको पता नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसमें कौन सी चीजें ऐसी, तो पहले तो ये है भाई कि आपके पास जो मोमेंट है वो आपको पता नहीं है, मोमेंट आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और बी तो हमें पता है कि जो विड्थ है हमारी फुटिंग की वो हमें पता है, दैट इज 2.1, हमें पता है ये विड्थ हमारी 2.1 मीटर की है और लेंथ भी हमारी 2.1 मीटर की है। तो हम पहले एम यू को निकाल लेते हैं, ठीक है। और एफ सी की क्या होता है, एफ सी की हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट आफ्टर 28 डेज होती है, जो हमारा ग्रेड होता है वही हमारी स्ट्रेंथ होती है इसके अंदर। तो हमारे पास M20 ग्रेड है, इसका मतलब 20 इज द स्ट्रेंथ, मतलब एफ सी की इज इक्वल टू 20 हो गया। बड़ी आसान चीज है ये, ठीक है। चलिए तो अब हमें एक के लिए कुश्ती लड़ना है और वो है एम यू। तो एम यू हम अब किस तरह से निकालेंगे, देखिए एम यू यहाँ पर आपको पता है कि ये आइसोलेटेड स्क्वायर फुटिंग है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि दो दिशाएं हैं, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। तो दोनों दिशाओं के अंदर अगर मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगुलर फुटिंग होती है, लेट सपोज इफ यू आर डिजाइनिंग अ रेक्टेंगुलर फुटिंग, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस अलग है और वाई एक्सिस की अलग दिशा है, डायमेंशन दोनों के अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये हमारी स्क्वायर फुटिंग है, तो एक्स और वाई दोनों ही एक जैसे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई कह सकते हैं, दोनों ही एक जैसे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब रेक्टेंगुलर फुटिंग की बात आती है तो आपको दोनों ही अलग अलग निकालने होते हैं, उन दोनों में से जो मैक्सिमम होता है वो आपको कंसिडर करना होता है। बट यहाँ पर दोनों एक है तो हम यहाँ पर दोनों को एक जैसे ही ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये बड़ी सिंपल सी चीज है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 होगा। क्या होगा यहाँ पर, ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 होगा। अब इसके लिए भी देखो झोल ये है कि आपको डब्ल्यू पता अभी नहीं है, डब्ल्यू क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो डब्ल्यू आपको निकालना है, चलिए हम डब्ल्यू को निकालते हैं। देखिए डब्ल्यू यहाँ पर बड़ी सिंपल सी और आसान सी चीज हो जाती है, इट इज नथिंग बट जो भी आपका ऊपर अपवर्ड प्रेशर हो रहा है, ठीक है, जो भी आपका अपवर्ड प्रेशर आ रहा है, अपवर्ड प्रेशर इनटू जिस विड्थ पर मोमेंट लग रही है, जिस स्ट्रिप पर मोमेंट लग रही है। बिकॉज हम यहाँ पर एज अ कैंटिलीवर, अब मान लीजिए ये आपकी फुटिंग है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक एक चीज सब कुछ क्लियर करवाता हूँ। ये आपकी फुटिंग है, ठीक है। और हमने पढ़ा था इससे पहले, मैंने आपको सेशन में बताया था कि आपकी जो यहाँ पर मोमेंट के लिए जो मैक्सिमम मोमेंट होती है, जो क्रिटिकल सेक्शन फॉर मोमेंट होता है, वो कहाँ होता है, आरसीसी फुटिंग के अंदर, आरसीसी कॉलम के केस में वो होता है एट द फेस ऑफ द कॉलम, एट द फेस ऑफ द कॉलम, ठीक है। तो अगर हम इसको इसके प्लान वाइज देखें, ठीक है, इसके हम प्लान पर देखें तो ये हो गया हमारा कॉलम और ये हो गया एट द फेस ऑफ द कॉलम, ठीक है। तो कॉलम के फेस पर ये मैक्सिमम मोमेंट होती है, ठीक है। तो ये जो हिस्सा होता है, ये जो स्ट्रिप है, ये जो स्ट्रिप है पूरी, ये हम निकालते हैं और लेंथ हम इसमें पर मीटर की लेते हैं, ये इसकी लेंथ हो गई, ठीक है, लेंथ हम पर मीटर लेंगे। लेकिन इसकी विड्थ जो है ना, इसकी विड्थ ये जो होती है ये 2.1 है, तो इस पूरी विड्थ को हमें कंसिडर करना, मतलब हमारे पास अल्टीमेटली ये W क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट अपवर्ड प्रेशर इनटू एरिया पूरा, ठीक है। तो अपवर्ड प्रेशर अभी हमारे पास क्या है, हमें पता नहीं है, नेट अपवर्ड प्रेशर, हमने प्लांट डायमेंशन वगैरह तो निकाल लिया, बट उसके ऊपर, उस प्लांट डायमेंशन के ऊपर नेट अपवर्ड प्रेशर कितना होगा वो अब तक हमें पता नहीं है, तो वो हमें निकालना है पहले। तो आइए मैं बताता हूँ आपको नेट अपवर्ड प्रेशर कैसे निकाला जाता है। वैसे मैंने प्रीवियस सेशन के अंदर भी इस बारे में काफी डिटेल में डिस्कस कर रखा है। चलिए तो ये हमारा हम मानते हैं सेकंड हमारा ये स्टेप हो सकता है नेट अपवर्ड प्रेशर निकालने का, ठीक है, नेट अपवर्ड प्रेशर, ठीक है। चलिए तो नेट अपवर्ड प्रेशर निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसमें कुछ आपको करने की जरूरत नहीं होती। ये होता है बेसिकली कॉलम लोड डिवाइड बाय, हम कह सकते हैं एरिया प्रोवाइडेड, मतलब 2.1 बाय 2.1, ठीक है। ये आपका नेट अपवर्ड प्रेशर होता है बेसिकली। लेकिन हम जब मोमेंट निकालते हैं तो आपको पता है कि हम फैक्टर्ड लोड यहाँ पर कंसिडर करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि ये जो आपका नेट अपवर्ड प्रेशर, इसको हम फैक्टर्ड करते हैं 1.5 से मल्टीप्लाई करके, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका अल्टीमेटली नेट अपवर्ड प्रेशर निकल जाता है। बड़ी आसान चीज है, कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है इसके अंदर, कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो आगे। चलिए तो कॉलम लोड हमारे पास कितना है, और कॉलम लोड ही यहाँ पर क्यों लेते हैं हम लोग, हमने टोटल लोड क्यों नहीं लिया, जो हमारी फुटिंग का सेल्फ वेट इंक्लूड हमने किया था, ठीक है, तो वो हमने यहाँ टोटल लोड नहीं लिया, कॉलम लोड क्यों लिया। तो इसका भी एक एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था हमारे प्रीवियस सेशन के अंदर, कि जो भी आपका कॉलम फुटिंग का सेल्फ वेट होता है वो रेजिस्ट कर लेता है अपवर्ड प्रेशर कुछ हद तक, इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाता है।
इसलिए हम जो है इसके अंदर सेल्फ वेट को काउंट नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट कॉलम लोड को काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम लोड हमारे पास कितना है, 800 हमारे पास कॉलम लोड है, डिवाइड बाय ये 2.1 इंटू 2.1 हमारे पास टोटल एरिया हो गया, इंटू 1.5 कीजिएगा इसको, तो आपके पास ये जो नेट अपवर्ड या फैक्टर्ड अपवर्ड प्रेशर जो निकल कर आएगा वो आएगा 272.1। आपको ये आपकी वैल्यू मिलेगी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। इस चीज को ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, एक एक मैं देखो मैं ये आपको मैं चाहता तो डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप आपको ये रट्टा मरवा देता, लेकिन इसमें कोई मकसद नहीं है रट्टा मारने का, बिकॉज जैसे जैसे चीज़ों की जिन जिन चीज़ों की जब जब ज़रूरत पड़ती है तब तब उन चीज़ों को आप फाइंड आउट करोगे तो आपको एक सीरीज पता चलेगी कि यार नहीं, मैंने पहले प्लान डायमेंशन निकाले, उसके बाद मुझे इसकी डेप्थ निकालनी, अब डेप्थ निकालने के लिए मुझे SP16 से जो है एक रिलेशन का सहारा लेना पड़ता है, MU/FC के BD स्क्वायर इज इक्वल टू 0.138। इसमें अब डी स्क्वायर, मुझे यहाँ से डी स्क्वायर है, मेरा टारगेटेड जो सब्जेक्ट है वो डी स्क्वायर है, तो डी मुझे यहाँ से निकालना है, लेकिन डी के लिए जो बाधा है वो MU है, और MU के लिए जो निकालना है, MU फाइंड आउट करने के लिए W की जरूरत पड़ती है, और W में कैसे निकालूंगा, तो ये अपवर्ड प्रेशर से निकालोगे। ठीक है, तो W अल्टीमेटली क्या होगा, अपवर्ड प्रेशर इनटू ये जिस स्ट्रिप पे लग रहा है, ठीक है, वो उसका एरिया, तो अपवर्ड प्रेशर हमारे पास कितना है, इट इज 272.1, ये अपवर्ड प्रेशर है, इनटू हमारे पास जो हमारा स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, तो भाई 2.1 इंटू 1, यही हमारा W होगा बेसिकली। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बड़ी सिंपल चीज़ है, बड़ी आसान चीज़ है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास W। ओके, उसके बाद हम कह सकते हैं कि भाई ये जो L है ना, व्हाट विल बी द L, तो भैया देखो मैंने आपको बताया था कि ये हमारा जो है L है, ये दिशा हम इसको L मान रहे हैं। ठीक है, ये L है और ये B है। ठीक है, तो L यहाँ पर ये इस दिशा में होगा, तो हमें पता है कि हमारा जो मोमेंट का जो यहाँ पर हम जिस कैंटिलीवर सेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं ये कॉलम फेस तक है, सिर्फ क्या है, ये कहाँ तक है, कॉलम फेस तक है। चलिए मैं आपको एक अच्छे से फिगर में इसको ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, ये उसका प्लान हम मान लेते हैं, इस तरह से है, और ये हमारा बीचों बीच इसके RCC कॉलम है, और ये हमारा कॉलम फेस है। अब हमें जो है ना ये लेंथ चाहिए, इतनी लेंथ हमें ज़रूरत है इसकी, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग दिस लेंथ और दिस स्ट्रिप ओनली फॉर मोमेंट कैलकुलेशन, बिकॉज इट इज कैंटिलीवर। हमने ये कंसिडर किया है, हमने ये एज्यूम किया है कि ये कंसिडर जो इसका दूसरा फेस है ये कैंटिलीवर एज अ कैंटिलीवर एक्ट करेगा, बिकॉज ये एक ही तरफ से फिक्स होता है, दूसरी तरफ से ये जो फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है हमारा कैंटिलीवर है। अब कैंटिलीवर में इसमें यहाँ पर ये जो स्ट्रिप है पूरी, ये जो लेंथ है इसकी कॉलम फेस तक कितनी है, तो ये कैसे पता चलेगी, तो बड़ी सिंपल चीज़ है, आसान मैथमेटिक है इसके अंदर भी। हमें पता है कि टोटल कितना है, ये 2100 mm का है। कितना है टोटल, 2100 mm है, 2.1 मीटर है ना, तो 2100 mm टोटल है। अब हमें इस स्ट्रिप की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, चलिए मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ आपको इसका, है ना। हम हर चीज़ को जो है जितना सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन कर सके उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो 2100 टोटल इसकी लेंथ हो गई, माइनस हमने क्या करना है, स्क्वायर जो आपका फुटिंग है तो कितना है, ये 350 का है, तो माइनस 350 हमने कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, माइनस 350 कर दिया। उसमें अब ये जो वैल्यू आपकी आएगी, ये जो अगर वैल्यू आप कैलकुलेट करो तो ये 1750 समथिंग आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 2100 माइनस 350, तो ये 1750 आपकी वैल्यू आ रही है। कितनी आ रही है, 1750। इसका मतलब क्या है, अब ये पूरी स्ट्रिप है 1750 एक्सक्लूडिंग दिस 350, तो अब क्या करना है आपको, ये एक और ये दोनों मिला के 1750 है, तो आपको डिवाइड बाय 2 कर देना है बेसिकली। ठीक है, तो आपको ये एक स्ट्रिप की लेंथ मिल जाएगी, तो डिवाइड बाय 2 करोगे आप लोग तो आपको वैल्यू मिलेगी 875, मतलब 875 mm की आपको ये लेंथ मिल रही है। कितनी, 875 ये, 875 ये, और बीच में 350। आप इसका समेशन करोगे तो आपको 2100 mm की आपकी लेंथ पूरी मिल जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो लेंथ होगी वो 875 mm, यानी कि मीटर में अगर बात करें तो 0.875। ठीक है, बड़ी सिंपल चीज है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर मोमेंट को निकाल सकते हैं भाई, कि भाई यहाँ पर हम कह सकते हैं W जो हमारे पास है वो है 272.1 इंटू 2.1 को हम इग्नोर कर दे तो कोई चिंता नहीं है। ठीक है, इंटू L यहाँ पर हो सकता है हमारे पास 0.875 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, यही होगा पूरा रिलेशन। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 218.74 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इतनी सिंपल कैलकुलेशन है ये,
जिसमें कोई ज्यादा आपको अपने माइंड पे स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। बस एक प्रोसेस को, एक एग्जैक्ट प्रोसेस को फॉलो करिए। रिक्वायरमेंट जिस चीज की जब आ रही है उसको वहां पर कैलकुलेट करते रहिए और इस तरह से आगे बढ़िए। तो बड़ा आसान है इन सब चीजों को। और हर एक, मैं कहता हूँ ना, स्ट्रक्चरल डिजाइन के अंदर कैलकुलेशंस इन सभी कंपोनेंट के करना बड़ी आसान है। बस एक प्रोसेस हमें पता होनी चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट हमें पता होनी चाहिए, तो बड़ी आसान चीजें, मजा आता है इन सबको सॉल्व करने में या डिजाइन करने में। ठीक है, चलिए। तो यहां तक हमने देख लिया कि मोमेंट किस तरह से निकाली जाती है, और मोमेंट हमारे पास कितनी आ रही है, 218.75 किलोमीटर। अब देखिए हम कुश्ती किस लिए लड़ रहे थे, हम लड़ रहे थे इस रिलेशन के लिए। देखिए यहां पर ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो देख रहे हो आप लोग, डी है ना, डी स्क्वायर, हम इसलिए ये हमें फाइंड आउट करना था, तभी हमें जो है हमने एम निकाला है, मोमेंट निकाली। तो हमारे पास मोमेंट तो आ गई है, तो चलिए अब हम डी निकाल लेते हैं, है ना। मोमेंट जब आ गई तो डी हम निकाल लेते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई डी स्क्वायर, या हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम यू बाय 0.138 एफ सी के डी। ये हमारा इस तरह से रिलेशन हो जाएगा। mu हमने अभी अभी देखा, हमारे पास जो mu की वैल्यू आई थी वो 218.74 इंटू 10⁶ हम कर लेंगे, बिकॉज अब न्यूटन और mm की, क्योंकि हमें हमारी जो d की वैल्यू आएगी ना वो mm में आएगी, ठीक है, इसलिए हमने उसको कन्वर्ट यहाँ पे कर दिया है। यूनिट कन्वर्जन आपको आना जरूरी है, ठीक है। इसके अंदर आप इसको हल्के में मत लीजिएगा कि भाई यूनिट कन्वर्जन ना भी आए तो चलेगा, करना आपको जरूरी है, ठीक है। तो 218.74 ये mu आ गया, 0.138 ये ले लीजिए, FC के 20 हमारे पास है, B हमारे पास हमें पता है 2100 है। इस पूरे चीज को कैलकुलेट कीजिए। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आपको D की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 194.3 mm। ये आपकी डेप्थ आ गई, ये रिक्वायर्ड डेप्थ है आपकी, ठीक है। ये मिनिमम रिक्वायर्ड डेप्थ होती है आपके फुटिंग के लिए। लेकिन अब हमेशा, मैंने आपको पहले भी बताया था इन प्रीवियस सेशंस के अंदर, कि जब भी हम फुटिंग की डेप्थ को निकालते हैं और जो उसकी मिनिमम रिक्वायर्ड डेप्थ आती है, तो उस मिनिमम डेप्थ से हमें हमेशा 2 से 2.5 गुना ज्यादा ही डेप्थ को कंसिडर करना चाहिए, हायर डेप्थ लेनी चाहिए। बिकॉज जब हम इसको आगे टू वे शेयर के अंदर चेक करते हैं, तो टू वे शेयर के अंदर क्या होता है कि डेप्थ बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर कम डेप्थ हो जाती है वहां पर, तो वो फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं उसके, ठीक है, उस चेक के अंदर। तो इसलिए हम वहां पर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसको 2.5 गुना ज्यादा डेप्थ को लेते हैं, ताकि वहां पर जाके हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और वो आसानी से उस चेक के अंदर सक्सेसफुल या सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमेशा जो है इससे 2.5 टाइम्स ज्यादा ही डेप्थ को कंसिडर करते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कैपिटल डी हो जाएगा हमारे पास, अगर हम 194.3 इंटू, अगर हम इसको कैलकुलेट करें 194.3 इंटू 2.5, ठीक है, तो आपके पास ये 485 समथिंग आएगी वैल्यू। कितनी आएगी, 485.75 mm की आएगी। तो हम इसको जो है राउंड अप कर लेते हैं, 480 mm। ये आपकी ओवरऑल डेप्थ आ गई है, आपकी फुटिंग की ओवरऑल डेप्थ। अगर हम हमने जो अब तक इसके डायमेंशंस को निकाले हैं, अगर हम उनकी बात कर ले, तो ये उसका पूरा प्लान हो गया। ये हमारे बीच में यहाँ पर हमारा कॉलम है, तो ये 2.1 उसकी विड्थ है और 2.1 उसकी लेंथ है। और इसकी अगर हम डेप्थ की बात करें, है ना, अगर हम इसकी डेप्थ की बात कर ले, तो ये 480 mm की उसकी ओवरऑल डेप्थ हो गई, ठीक है, टॉप टू बॉटम। तो ये डायमेंशन का फंडा, डायमेंशन का सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। हमने यहाँ पर डायमेंशन वगैरह निकाल लिए हैं, तय कर लिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम अब नहीं रही है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ दिस काइंड ऑफ फुटिंग्स। ओके, अब बारी आती है रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करने की और आगे कुछ चेक करने की, ठीक है।